अब आपके सामने भूगोल का सारा एमसीक्यू कराया जाएगा जो कि महत्वपूर्ण है, खास करके पिछले 10 वर्षों में जो भी सवाल एमसीक्यू आए वो सभी हैं इसमें, तथा झारखंड बोर्ड द्वारा जितने भी सारे आपका मॉडल पेपर जारी किए गए हैं वो सारे के सारे सवाल इसमें आपको उपलब्ध हो जाएंगे। और मेरे तरफ से कुछ महत्वपूर्ण सवाल को ऐड किए गए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, बहुत ही हाई स्पीड में कम टाइम में आपका कवर करवा दूंगा। जहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा वीडियो आप थोड़ा पॉज कीजिएगा, रुक करके बैक करके देख लीजिएगा, कम टाइम में मैक्सिमम एफर्ट के साथ आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट स्टार्ट भूगोल। निम्न में से कौन नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है? नवीकरणीय योग्य संसाधन का मतलब होता है ऐसे संसाधन जिनका एक बार आपने यूज किया तो दोबारा पुनः आप उसका यूज कर सके, उसको कहते हैं नवीकरणीय योग्य संसाधन अर्थात रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो वो है, यहाँ पर सवाल पूछा गया नहीं है, नहीं है तो जीवाश्म ईंधन नहीं है नवीकरणीय योग्य संसाधन। सौर ऊर्जा तो है क्योंकि इसका बारंबार आप उपयोग कर सकते हैं, और पवन ऊर्जा भी अनलिमिटेड है, इसका उपयोग करते रहिए। जल भी नवीकरणीय योग्य संसाधन है, परंतु जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला एक बार अगर आपने उपयोग कर लिया दोबारा आपको उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसके लिए लाखों वर्ष का एक प्रोसेस होता है। तो खैर ये नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। निम्न में से कौन सी रबी फसल है? चना। चावल खरीफ फसल है। नवीकरण योग्य संसाधन का एक उदाहरण क्या है? तो नवीकरण योग्य संसाधन सौर ऊर्जा। बॉक्साइट नहीं, ये तो एक आपका मिनरल है, कोयला भी नहीं, ये भी मिनरल है, पेट्रोलियम भी नहीं है। इन सब पे एक बार यूज होगा तो खत्म हो जाएगा, परंतु सौर ऊर्जा पुनः बारंबार उपयोग किया जा सकता है, अर्थात ये एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड में स्थित कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा अभ्रक के लिए बहुत प्रसिद्ध है। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो बच्चों वही सवाल है अभ्रक का। किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? तो लाल मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है तथा लेटराइट में भी होती है। निम्न में से कौन सी खरीफ फसल है? चावल एक खरीफ फसल है। समयाप्ता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं? तो समयाप्ता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के हैं, ठीक है, यानी एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल, यानी नवीकरणीय योग्य और नवीकरणीय योग्य। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर भी 2 प्रकार के हैं, एक होते जैव और एक होते अजैव। नंबर क्वेश्चन, आपके घर में दूध देने वाली गाय है, इसे किस प्रकार का संसाधन मानेंगे? तो ये जैव है, जिसमें जीवन हो वो जैव संसाधन है। जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कृषि योग्य भूमि कहते हैं। खेती करेंगे तो कृषि योग्य, अगर खेती के लायक नहीं तो बंजर भूमि। बांगड़ और खादड़ किस मिट्टी के प्रकार हैं? तो बांगड़ और खादड़ जलोढ़ मिट्टी के ये प्रकार हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ कंकड़ और मिट्टियों के साइज के ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन सा बांगड़ है कौन सा खादड़ है। नेक्स्ट 15 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती होती है? तो उत्तराखंड, पहाड़ी क्षेत्रों में। पूर्वी तट के नदी डेल्टा पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? डेल्टा जो जगह होती है जहाँ पर नदियाँ इस तरह से समुद्र में खुलती है और त्रिभुजाकार जो क्षेत्र बनता है वो डेल्टा कहलाता है। तो डेल्टा में हमेशा पानी, वो एक मार्शी लैंड होता है तो वहाँ पानी ज़्यादा होगा, लिहाजा वहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जलों से भरी हुई मृदा। किस मिट्टी को रेगर या स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं? तो बच्चों काली मिट्टी को रेगर मिट्टी कहा जाता है। इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? इनमें से कौन सा, थोड़ा ऊपर उठाता हूं मैं, इनमें से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है? जल तो है, जल को पुनः यूज कर सकते हैं बार बार, पवन भी है, सौर ऊर्जा भी, कोयला नहीं है, एक बार आपने कोयला जला दिया दोबारा आपको नहीं मिलेगा। भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है? पठार के कितने बड़े भाग हैं? जो भारत के जो पठार क्षेत्र है वो कितने बड़े हैं? तो भारत के 43% भाग केवल पठार हैं, क्योंकि भारत में अलग अलग पठार है, जो दक्षिणी पठार, दक्कन का पठार, और ऊपर वाला जो पठार है वो सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं, उनको फिर 2 भागों में, छोटा नागपुर और मालवा के पठार में विभक्त किया गया है। तो पठारी क्षेत्र कितने भागों में है? 43%। के कुल क्षेत्रफल कितने प्रतिशत भाग मैदान है? तो बच्चे ये भी 43% भाग मैदान है। लोहा अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो बच्चे अनवीकरणीय। लोहा जो है, लोहा का जो अयस्क है वो अनवीकरणीय है, ठीक है। भूमि निम्नीकरण में किसकी भूमिका नहीं है? भूमि निम्नीकरण में भूमि को खराब होने में, भूमि की क्वालिटी गुणवत्ता में कमी होने में किसका कारण नहीं है? तो वनों की कटाई, ये तो कारण है, वन जितना कटेंगे भूमि का निम्नीकरण होते चला जाएगा। अति पशुचारण, अगर आप बहुत हद से ज़्यादा पशु का चारा चला देंगे तो भी भूमि की क्वालिटी खत्म हो जाएगी। खनन करेंगे, यानी उसको गड्ढा करके अगर उसका खनन करेंगे, माइनिंग करेंगे तो भी भूमि निम्नीकरण हो रही है। तो बच्चों मधुमक्खी पालन से भूमि का निम्नीकरण नहीं होता है, ये तो और अच्छा चीज़ है, मधुमक्खी पालन प्रकृति के लिए अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट, मृदा अप्रदान का कौन सा कारण नहीं है? तो मृदा अप्रदान माने मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसमें कौन सा कारण नहीं है? जल तो है, क्योंकि जल काफ़ी ज़्यादा अगर जल तीव्र गति से चले तो जल अपने साथ मृदा को भी ले जाती है, इसे मृदा अप्रदान कहते हैं। वायु भी ले जाती है, जैसे खास करके जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर वायु जो है खास करके बालू या हल्की मिट्टी जो होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, शिफ्ट करते हैं। तीसरा, हिम, जो बर्फ़ है जिसकी हिल स्लाइड होती है, बर्फ़ जब खिसक के गिरते तो अपने साथ मृदा को भी लेकर जाते हैं। वन जो है मृदा अप्रदान का कारण नहीं है, अपितु वन जो है मृदा अप्रदान होने से रोकता है। 24, बीज बचाओ आंदोलन क्या है? बीज माने सीड्स, फसल का जो बीज है उसको बचाओ आंदोलन क्या है? तो बिना रासायनिक खाद के खेती, यानी देसी बीज संरक्षण।
भारत के जो मौलिक देसी बीज है उनको संरक्षित किया जाए, यही है बीज बचाओ आंदोलन। वरना आजकल क्या हो रहा है, सारे के सारे हाइब्रिड बीज आ रहे हैं, और चाहे हम उस हाइब्रिड बीज को अपने ही घर में क्यों ना लगा लें, हम कितना भी कह लें कि हमारा देसी खाना है, यकीन रखें कि चूंकि बीज में मिलावट हो चुकी है, उसके द्वारा पैदावार जो भी चीज़ हो रही है वो तो आपका देसी नहीं हो सकता। भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है। भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है, यानी यहाँ पर बहुत प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। विश्व के कितने प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती हैं? भारत में कितने प्रतिशत विभिन्न प्रकार की जातियां भारत में पाई जाती हैं? तो होता है विश्व के 8% उपजातियां केवल भारत में पाई जाती हैं। भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1972। IUCN द्वारा विभाजन में कौन सी श्रेणी रखी गई है? तो बच्चों ये इनमें से सभी, यानी IUCN जो है जो जानवरों को जो सूची बनाती है, तो उसमें एक संकटग्रस्त जानवर कौन है उसकी सूची बनाते हैं। दूसरा दुर्लभ जातियां, लुप्त जातियां, ये सभी जातियों की सूची IUCN बनाते हैं। किनके जातियों की सूची? जीव जंतुओं के जातियों की सूची। गुलाबी सिर वाला बत्तख किस श्रेणी में आता है? ये लुप्त हो चुका है। गुलाबी सिर वाला बत्तख अब धरती पर नहीं है। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन कौन है? भारत के जो विभिन्न प्रकार के जो जीवन है उनकी जो विविधताएं हैं उनको कम किया जा रहा है, यानी उन जीवन को किस चीज़ से नुकसान पहुंच रहा है। तो एक नंबर आवास विनाश, जो जीवन जो प्राणी होते हैं उनका आवास का विनाश किया जा रहा है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, शहरीकरण हो रहा है, गांव का विस्तार हो रहा है, सड़कों का निर्माण हो रहा है, उद्योग का निर्माण हो रहा है, रेलवे लाइन्स को नए बिछाए जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स का निर्माण हो रहा है, खनन हो रहा है खास करके, यानी कि माइनिंग हो रही है। इसलिए क्या हो रहा है कि आपका जो आवास है, जंगल है, उनकी कटाई हो रही है, इसलिए जो जीवन है उनकी जो विभिन्न प्रकार के जीव उनके आवास का खत्म हो रहा है। दूसरा शिकार किया जा रहा है उनको। तो प्रदूषण एक बहुत बड़ा कारण है, उपरोक्त में सभी। चिपको आंदोलन किसके संबंधित है? चिपको आंदोलन थे वनों की कटाई को रोकने से संबंधित, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा किया गया था। किस राज्य में काली मिट्टी मुख्य रूप से नहीं पाई जाती? तो राजस्थान में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है क्योंकि वहां पर बलवारी मिट्टी अधिक पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? तो बांगर मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। काली मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? काली मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो वो एक दूसरा नाम है रेगर, रेगर नाम से जानी जाती है। बहुउद्देशीय परियोजना का कौन सा लाभ है? बहुउद्देशीय परियोजना अर्थात जो डैम जो बनाते हैं नदियों के ढलाव पर, इनको बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक डैम निर्माण से वहाँ पर जो पानी संचित होता है, उस पानी जो संचित जहाँ पर है, जहाँ पर पानी को रखा जाता है, वहाँ पर मत्स्य का पालन हो रहा है, तो एक कारण ये है। दूसरी, उस पानी से सिंचाई हो सकता है, दूसरी कारण ये भी हो गई। तीसरी, बिजली उत्पादन हो रही है वहाँ से। तो मुख्य तो 3 कारण आप देख ही रहे हैं, इसलिए इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जा रहा है। चौथा एक और कारण है, वहाँ से डैम से पानी को फिल्टर करके पाइपलाइन द्वारा शहरों में भेजा जा रहा है। तो कई सारे कारण है, इसलिए बहुउद्देशीय परियोजना कहा जा रहा है। तो बहुउद्देशीय परियोजना को कौन सा लाभ है? तो एक तो बाढ़ नियंत्रण होता है, और ये क्या करता है? बाढ़ को नियंत्रण करता है। मान लीजिए कि कोई डैम बना दिया गया, बहुत बारिश हो रही है, तो कोई निचले वाले क्षेत्र में पानी ना घुस जाए, इसलिए डैम जो है उस पानी को रोक के रखता है अपने इसी साइड पर। दूसरा सिंचाई, सिंचाई हो रही है, यानी खेती बाड़ी में पानी का काम लग रहा है। जल विद्युत का हो रहा है, उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट 36, बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे। नेक्स्ट 37, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना झारखंड में स्थित है। सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? तो सरदार सरोवर बांध से महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, इनमें से सभी राज्यों को फायदा मिलता है। सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध को निर्माण किया गया है। नेक्स्ट 40, प्रचुर जल उपलब्धता होने के बावजूद जल दुर्लभता कैसे होती है? तो प्रचुर जल उपलब्ध होने के बावजूद भी जल बहुत है, फिर भी जल दुर्लभ है, अर्थात कहीं कहीं पर जल की कमी है। कैसे? एक तो औद्योगिक कचरे, जो फैक्ट्री से कचरे निकल रहे हैं, तथा रसायनों से जल गुणवत्ता में कमी, केमिकल जो रिलीज कर रहे हैं हम लोग, उसमें जल गुणवत्ता की कमी हो रही है। दूसरा, अत्यधिक प्रयोग से जल की मात्रा में कमी, बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, ओवर यूज हो रहा है कहीं कहीं पर। ये 2 मुख्य कारण हैं। जल मात्रा में वृद्धि होने से जल की उपलब्धता में कमी नहीं होगी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी नहीं है, तो ये दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। 41, नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता? तलछट जमाव तो होता है। नदियों पर जब बांध बनाएंगे तो बांध सिर्फ पानी को नहीं रोकेगा, अपने साथ पानी जब कोई बालू को नीचे से बहा कर ले जाएगा तो उस बालू को भी वो सामने का दीवार जो बांध है उसको रोक देगा, तो उसको कहते हैं तलछट जमाव। जलीय भोजन में कमी, अगर आप बांध बना देंगे तो बायोडाइवर्सिटी को अलग अलग कर रहा है, जिससे भोजन की कमी हो रही है। कई सारे जो जलीय जीव हैं वो रहते कहीं हैं, भोजन के लिए थोड़ी दूसरी जगह जाते हैं, उसकी भी कमी हो जाएगी। तीसरा, वनस्पति खेत डूबना, कई बार बांध के साइड इफेक्ट है। बांध आप बना दिए, पानी को आगे जाने नहीं दे रहे, बहुत अधिक बारिश हुई, बरसात हुई, बाढ़ जब हुई तो बांध चूंकि बना हुआ पानी आगे नहीं जा रहा है, तो
इस बांध के दूसरे साइड जिधर पानी जमा है वहाँ बाढ़ आ सकता है। तो ये सब तो बांध के कारण होता है। बांध के कारण जो नहीं होता है वो सूर्य ग्रहण। बांध से सूर्य ग्रहण का कोई संबंध नहीं है। सूर्य ग्रहण तो सूरज और पृथ्वी और चंद्रमा का एक क्षैतिज पर आने से होता है। जल की कमी के क्या कारण है? तो जल की कमी के कारण अतिशोषण, ये तो है ही, अत्यधिक प्रयोग, ये भी है, बहुत ज़्यादा प्रयोग, असमान वितरण, जल का जगह जगह पर अलग अलग जगह में असमान रूप से वितरण, उपरोक्त सभी, तो सभी कारण सही है। 43, किसी देश का महासागरीय संसाधनों पर अधिकार कितने किमी के बाद नहीं है? कोई देश है जिसका समुद्र के किनारे उसका क्षेत्र लगता है, तो वो खूब से खूब 200 किलोमीटर तक का अंदर में, समुद्र में 200 किलोमीटर के अंतर्गत जो भी संसाधन होंगे वो उसी देश के होंगे। 200 किलोमीटर के बाद वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंतर्गत आ जाता है। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है? तो बच्चों, वर्षा जल संग्रहण राजस्थान में ये प्रसिद्ध है, क्योंकि राजस्थान में पानी कम होती है, तो जो बरसात के जो जल है वो लोग जमा इकट्ठा कर लेते हैं। क्योंकि अब राजस्थान में एक कैनाल बना दिया गया है जिसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल, तो जिससे वहाँ पर जल की उपलब्धता आसान हो गई, इसलिए वर्षा जल संग्रहण है उसमें थोड़ी कमी देखी गई। तो इंदिरा गांधी नहर से बारामसी जल सुविधा से। टांका क्या है? तो टांका भूमिगत जल टैंकी को टांका कहते हैं। संयुक्त वन प्रबंधन की 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो उड़ीसा से हुई थी, संयुक्त वन प्रबंधन। 48, वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है? तो 1/3 हिस्सा अवर्गीकृत वन का है। वन को भी वर्गीकृत किया गया, संरक्षित, आरक्षित। नेक्स्ट 49, पेड़ एक विशेष असीमित दयालु, यह कथन किसका है? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी का है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बच्चों मेधा पाटकर जी ने किया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील उपलब्ध कराती है? सार्वजनिक क्षेत्र में सेल, भारत का सेल। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो बच्चों राष्ट्रीय राजमार्ग 7। जमशेदपुर में स्थित निजी लौह इस्पात उद्योग का नाम क्या है? तो बच्चों टिस्को है, टाटा के द्वारा जो लगाया गया है। भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो बच्चों 16 क्षेत्रों में बांटा गया रेल परिवहन को, अलग अलग जोन में बांटा गया है। भारत के चारों महानगरों को जोड़ने वाली सड़क को क्या कहते हैं बच्चों? स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं, एक तरह से डायमंड है वो। नेक्स्ट 56, निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है? तो बच्चों पानी, कच्चा तेल, पेट्रोलियम, यानी जितने भी लिक्विड्स यहाँ पर मेंशन है इन सभी का पाइपलाइन द्वारा परिवहन होता है, एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरण। नेक्स्ट, निम्नांकित कोयले की खानों में से कौन सी झारखंड राज्य में है? तो बच्चों बोकारो में कोयले के खान है। नेक्स्ट 58, निम्नांकित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है? तो लौह इस्पात एक आधारभूत उद्योग है। आधारभूत उद्योग क्यों बोला गया? इनको बोला गया है आधारभूत उद्योग लौह इस्पात को, इसलिए क्योंकि सारे जो जितने भी फैक्ट्री हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोह पर निर्माण है। फैक्ट्री का मशीन भी लोहा पर निर्माण है, इसलिए खुद जो फैक्ट्री लोह फैक्ट्री है इनको आधारभूत फैक्ट्री बोला जाता है। नेक्स्ट 59, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल प्रदूषित हो सकता है बच्चों? तो बच्चों 8 गुना जल। सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? घर घर सेवा देना। सड़क परिवहन का उद्देश्य घर घर सेवा देना, हर घर तक सड़क पहुंच जाए। उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बन सकता है सड़क, कहीं पर भी सड़क बना दीजिए, उबड़ खाबड़ हो उसको थोड़ा बराबर करके बना दीजिए। अन्य परिवहन साधनों की कड़ी, ये जो है अन्य साधनों की कड़ी है सड़क सेवा, यानी किसी को अगर ट्रेन स्टेशन पे जाना है तो वो सड़क सेवा ही उसके स्टेशन तक पहुंचाता है। किसी को अगर एयरपोर्ट जाना है तो सड़क सेवा ही एयरपोर्ट तक पहुंचाता है। तो बच्चों रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है, ये बात असत्य है, क्योंकि सड़क बनाने में रेलवे की अपेक्षा कम लागत है। नेक्स्ट 61, सरकार फसलों को सहायता देने के लिए कौन सी घोषणा किया? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP। नेक्स्ट 62, कपास की फसल को कितने पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है? तो लगभग 200 दिन तक उसको पाला रहित यानी कि किसी भी प्रकार का आंधी तूफान नहीं होना चाहिए। चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह का फसल है? तो ये रोपण फसलें हैं। भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में आती है? तो ये खरीफ फसल ऋतु में आती है। नेक्स्ट 65, रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है? तो बच्चों शीत ऋतु में बोया जाता है, जैसे गेहूं वगैरह। नेक्स्ट 66, चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? तो चाय रोपण कृषि है। नेक्स्ट 67, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 को हुई थी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 68, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो बच्चों बाघ परियोजना 1973, वही नेक्स्ट जो टाइगर परियोजना है उसी को हिंदी में बाघ परियोजना बोल दिया गया। सेम क्वेश्चन।